हेलो दोस्तों। सुबह 6:30 बजे जैसे ही मोबाइल टेबल पर रखा तभी बजी अलार्म की आवाज से बिस्तर पर नींद खुल गई, लेकिन सो रही संजना ने कंबल के नीचे से सांस ली। अपना हाथ खींचकर उसने अलार्म बंद कर दिया और सोने की कोशिश की, लेकिन संजना अपने भाई के साथ ही बिस्तर पर जाग गई। उसने बिना कुछ कहे अपना हाथ बढ़ाया और संजना को अपनी ओर खींच लिया। इस पर संजना कहती है कि भाई क्या कर रहे हो, प्लीज रात भर रहने दो, वैसे भी तुम्हें नींद आ जाएगी। नहीं दिया है तो अभी सोने दो भाई, इफो चाहिए। संजना इधर उधर तो नहीं करवट लेगी हुई अपना सिर हिलाती है और हमें देखकर मुस्कुराने लगती है और वह अपना हाथ आगे बढ़ाती है। भाई, तभी संजना कहती है भाई, जो करना है जल्दी करो, माँ पापा कभी भी आ सकते हैं। भाई मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे आने दो, अगर मम्मी पापा आ भी गए तो मैं दूसरी तरफ आ जाऊंगा। तुम्हारी मम्मी, मैं तुम्हें सुला दूंगा और तुम्हारे पापा तो एक नंबर के हैं। वे दोनों कायर हो गए और जोर जोर से हंसने लगे और मिलकर फिर से कहर बरपाना शुरू कर देते हैं। लक्ष्मी प्रसाद फरीदाबाद के रहने वाले हैं। वह लगभग 45 वर्ष का था और एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में सेल्स विभाग में कार्यरत था। उसकी पत्नी का नाम गायत्री था। उसकी उम्र लगभग यही थी। उनकी उम्र 40 से 42 साल के बीच थी और उनकी एक बेटी थी जिनका नाम संजना था और संजना की उम्र लगभग लक्ष्मी प्रसाद जी की उम्र 20 वर्ष थी। चूंकि उनकी जीवन शैली सरल थी, इसके विपरीत उनकी पत्नी गायत्री भी सरल थी। वे बहुत आधुनिक विचारों के थे। वह अपना ब्यूटी पार्लर चलाती थी और उनकी बेटी संजना भी अपनी मां को देखकर बड़ी हुई थी। वह अपनी मां के नक्शेकदम पर चल रही थी। जहां तक खूबसूरती की बात है तो गायत्री तो खूबसूरत है ही, लेकिन उनकी बेटी संजना भी उनसे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन संजना के शौक और रहन-सहन भी उनकी मां की तरह ही हैं। लक्ष्मी प्रसाद जी को कोई कमी नहीं थी। आमदनी इतनी नहीं थी कि वह खर्च उठा सके, परिवार का अच्छे से ख्याल रख सकती हैं। और हाँ, आप अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा भी दे सकती हैं। उसे यकीन है कि कई परिवारों का पालन पोषण किया जा सकता है, लेकिन माँ और बेटी की इच्छाएं जीवन में कभी पूरी नहीं हुई। लड़की जब कॉलेज गई तो एक तरह से अपने पैर खींच रही थी। काश उन्हें ऐसी चीजें मिल पाती। यहाँ माँ और लक्ष्मी प्रसाद जी के बीच रोज बहस होती। आज भी लक्ष्मी चलल प्रसाद जी ऑफिस पहुंचे, लेकिन माहौल अलग था। बूढ़े साहब को पता चल गया। एक आदमी केबिन से वैसे ही बाहर आया जैसे उसकी जगह नया बॉस आया था और सभी स्टाफ का अच्छे से स्वागत करता है, अपना परिचय देता है और नमस्ते कहता है। दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और मैं आज से आपका हूँ। मैं आपका बॉस नहीं हूँ, लेकिन दोस्त प्लीज ऐसा करो, मुझसे यह मत कहलवाओ कि मैं आपका बॉस हूँ। और सब हंसेंगे और फिर अपने काम पर वापस चले जाते हैं। कुछ देर बाद रोहित किसी काम से चला जाता है। लक्ष्मी प्रसाद जी को अपने केबिन में बुलाकर वहां किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने दीजिए। और फिर रोहित से लक्ष्मी प्रसाद जी तक, सर से पूछिए कि आप कहाँ रहते हैं और आपका परिवार में कौन है। इसके बारे में रोहित ने परिवार के साथ एक फ्लैट किराए पर लिया है। मैं अकेली हूँ। मेरी शादी 7 साल पहले टूट गई है। अब मैं अकेला रहता हूँ। सामान लेकर मैं घर आया हूँ। अभी तक व्यवस्थित नहीं हुआ हूँ, कुछ समय के लिए नहीं। लक्ष्मी प्रसाद जी कहते हैं, सर जब तक आपका कमरा सेट नहीं हो जाता तब तक कोई बात नहीं। क्या आप हमारे घर पर रात्रि भोजन कर सकते हैं? मेरी पत्नी भी खुश होगी। रोहित ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन जोर देने पर लक्ष्मी प्रसाद जी मान जाएंगे। लक्ष्मी प्रसाद जी, घर जाकर मैं सबसे पहले ये बातें अपनी पत्नी से कहता हूँ। उसकी पत्नी परेशान थी, लेकिन वह बाद में ठीक 8 बजे कमरे का दरवाजा बंद कर दिया गया।
घंटी बजती है और गायत्री जाती है और दरवाजा खोलती है। और उसके सामने एक आदमी खड़ा था। वह दिखने में बहुत सुंदर था और उम्र में मुझसे बड़ा था, लेकिन उसका शरीर बहुत फिट लग रहा था। वह व्यक्ति लक्ष्मी प्रसाद का बॉस रोहित था। जब उसने गायत्री को देखा तो वह उसके दिल की ओर देख रहा था। घंटी की तरह बजने लगी। क्योंकि गायत्री बहुत सुंदर थी, रोहित देखते ही धीरे धीरे पिघल गया और फिर खुद ही बोला, मैं रोहित हूँ, लक्ष्मी प्रसाद का बॉस। गायत्री, रोहित, रोहित, वह अंदर आ जाओ। उसने सोफे पर बैठने को कहा। जय और गायत्री रात का खाना मेज पर रखते हैं। फिर वह संजना को बुलाती है। संजना सीढ़ियों से नीचे आ रही है। रोहित हल्की मुस्कुराता है और लक्ष्मी प्रसाद जी के फिर सभी लोग दूसरों का परिचय देते हैं। चलो साथ में डिनर करते हैं। लेकिन डिनर के बाद रोहित की नजर गायत्री पर टिकी रहती है। डिनर खत्म होने पर गायत्री ने रोहित से कहा कि अब तुम रोज यहाँ आया करो। रोहित यहाँ आता है और डिनर करने से मना कर देता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन गायत्री नहीं मानती। रोहित धन्यवाद देता है और चला जाता है। लक्ष्मी प्रसाद अपनी पत्नी के पास जाता है। बदलाव देखकर बहुत खुश हूँ और मुझे लगता है कि इस बहाने मुझे प्रमोशन भी मिल सकता है। लेकिन वह नहीं जानता कि उसकी पत्नी गायत्री के मन में कुछ और ही बातें चल रही हैं। रोहित की उम्र करीब 35 साल थी, लेकिन उन्होंने खुद को फिट रखा, जिसके कारण वह अपनी उम्र से कम दिखते थे। अब रोहित रोजाना अपने घर डिनर के लिए जाते हैं। एक हफ्ते के अंदर ही रोहित इस परिवार को छोड़कर जाने लगा। गायत्री से मेरी अच्छी पटती थी। रोहित आंखों ही आंखों में बातें करता रहता है और गायत्री दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। दोनों ने एक दूसरे को फोन नंबर दिए और फोन पर बातें करने लगे। रोहित ने गायत्री से अपने दिल की बात कह दी और गायत्री ने भी मुझे प्रस्ताव दिया, लेकिन अब मैंने केवल एक मौका लिया। रोहित लक्ष्मी प्रसाद ऐसी स्थिति की तलाश में थे। वे अक्सर दौरे पर जाते रहते थे। रोहित ने एक दिन प्रमोशन का लालच देकर शहर से बाहर जाकर लक्ष्मी का फायदा उठाया और लक्ष्मी प्रसाद भी प्रमोशन के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। उस दिन संजना प्रसाद के घर पहुंची क्योंकि वह कॉलेज गई थी और वहां केवल गायत्री थी। घर पर कोई तीसरा व्यक्ति नहीं था। वे दोनों अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाए और एक दूसरे को गले लगा लिया। फिर वहीं सोफे पर बैठ गए, लेकिन हंगामा शुरू कर दिया और रोहित के जाने के बाद काम खत्म किया। जब रोहित अक्सर अपनी माँ के घर आता था, चाहे वह दिन हो या रात, उसका पूरा दिन मैं घर पर ही सोया। संजना हमेशा इस बात पर गौर करती थी कि उसकी माँ और रोहित के बीच कुछ खास चल रहा है, लेकिन वह कभी भी रंगे हाथों पकड़ी नहीं गई। लेकिन एक दिन अचानक संजना जल्दी कॉलेज चली गई। वह घर वापस आता है और देखता है कि रोहित और उसकी माँ घर के अंदर बहुत तेजी से आ रहे हैं। रोहित शोर मचाता है और अपनी माँ का चेहरा दबाता है ताकि वह आवाज न कर सके, लेकिन संजना चुपचाप वापस चली जाती है। फिर वह कमरे से बाहर चली जाती है और जाते समय वह शोर मचाती है ताकि जब उसकी माँ संजना घर आए तो ऐसा लगे कि वह अभी आई है। रोहित और उसकी माँ दोनों कपड़े पैक करके वापस आए और वे हॉल की ओर आ गए। अब जब भी रोहित घर आए, संजना और गायत्री, तुम दोनों के लिए कुछ उपहार खरीद लेना, ऐसा होता था। लेकिन मेरी माँ रोहित के साथ थी। उसे ऐसा करते देख संजना का दिमाग दौड़ने लगा। वह यह नहीं सोच रही थी कि उसके माता पिता धोखा दे रहे हैं, लेकिन उसका दिमाग इस बात पर चल रहा था कि अगर वह रोहित को जाल में फंसा ले तो क्या होगा। वह रोहित से ही अपनी सारी जरूरतें पूरी कर सकती है और वह रोहित को अपना बना सकती है। फिर उसे पागल बनाने की जरूरत है, तभी से अपनी योजना पर अमल करना शुरू कर दे। रोहित के सामने होते ही सारा की जिंदगी बदल गई। वह शॉर्ट्स और डीप नेक टी शर्ट पहनकर आएंगे। वह रोहित को उसे नोटिस करने के लिए मजबूर करता था। अब उसे इस तरह देखो, तुम ढीले आदमी हो। किसी पुरुष से खुद को दिखाने की उम्मीद करना अब वश में नहीं रह गया था। संजना,
मैं भी उससे अपनी हमसफर से बात करने लगी थी कि संजना हंसते हुए जाग जाएगी। धीरे धीरे वह संजना की ओर आकर्षित होने लगी थी। माँ को इस बात का अंदाजा नहीं था, क्योंकि संजना हमेशा एक दोपहर अपनी माँ के सामने होती थी। जब वह घर आया और दरवाजे की घंटी बजाई तो सतर्क हो गया। तभी संजना ने दरवाजा खोला। संजना ने शॉर्ट्स और गहरे गले की टी शर्ट पहनी हुई थी, जो रोहित के पूरे शरीर के लिए बहुत छोटी थी। यह स्पष्ट था। ऐसा लगता है कि वह पागल हो गया है। वह उसे ले आता है और जब संजना पूछती है, तुम्हारी माँ कहाँ गई है, उसने जवाब दिया कि वह किसी काम से बाजार गया है। उसके बाद संजना सोफे पर बैठ गई और स्कूल के प्रोजेक्ट पूरे करने लगी। रोहित भी थोड़ी दूर कुर्सी पर बैठ गया और संजना की तरफ देखने लगा। रोहित ने पूछा कि संजना, तुम क्या कर रही हो? वह जवाब देती है, मैं अपना काम पूरा करूंगी। मैं हूँ, रोहित ने कहा, मैं तुम्हारा लाऊंगा। मैं मदद करता हूँ। और फिर वह उठती है और उसके पास जाती है। वह जाकर बैठ जाता है और मदद करने का नाटक करता है। संजना उसे यहाँ वहाँ छूती रहती है। ऐसा लगता है कि यह सही मौका है, इसलिए वह विरोध नहीं करती है और उसका पूरा समर्थन करती है। जिसके बाद रोहित उसकी ओर बढ़ता है और वे दोनों एक दूसरे के साथ धीरे धीरे गहरे होते हुए बाहर जाने लगते हैं और दूसरे ही पल में उनका कार्यक्रम खत्म होने लगता है। दरवाजे की घंटी अभी बजनी शुरू हुई है। अचानक दोनों कपड़े पहनने लगे। उसके बाद रोहित चला जाता है और बैठ जाता है। संजना दरवाजा खोलती है और गायत्री दरवाजे पर। रोहित को देखकर वह खड़ी हो जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, अरे तुम कब आए? रोहित जवाब देता है, वह तो बस आकर बैठ गया। मैं संजना हूँ, ऊपर अपने सामान के साथ। ये मौका अच्छा था क्योंकि रोहित भी अधूरी हालत में था और गायत्री भी प्यास लगने पर दोनों एक साथ शयन कक्ष में गए। अब रोहित और संजना फोन पर हंगामा मचाते हैं, लेकिन संजना मनमर्जी की बातें करने लगती है। रोहित संजना के साथ इसे पूरा करना जारी रखता है। वह गंदी बातें करता था, लेकिन संजना को वह पसंद नहीं था। उसने मना तो नहीं किया, लेकिन उसकी निगाहें और उकसाने वाली लग रही थी। इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि संजना की नानी यानी गायत्री की मां संजना का निधन हो गया था और उसके माता पिता का भी परीक्षण किया जा रहा था। संजना को चिंता थी कि वह अकेली हो जाएगी। संजना कहती है कि वे रोहित भाई को कैसे छोड़ेंगे। उन्हें बताएं कि वह रात में यहाँ देखभाल करेंगे, जैसे कि हमारा घर सो जाएगा और वैसे भी कल शाम तक यह सब लक्ष्मी प्रसाद के पास वापस आ जाएगा। उन्हें सही लगता है और रोहित को फोन करते हैं कि सब कुछ हो गया। अब मैंने रोहित की खुशी के बारे में बात की। रोहित कहते हैं कि आप सभी आराम करें, क्योंकि लहरें ऐसे चल रही हैं जैसे उनका सपना सच हो रहा हो। जाओ, मैं लक्ष्मी को देखूंगा। प्रसाद और गायत्री ने उसके विश्वास का फायदा उठाया। जब मैं शाम को घर छोड़ने का फैसला करती हूँ तो रोहित ऑफिस से वापस आने पर मेरे साथ रहता है। संजना बियर की बोतल भी लाती है और रोहित साथ में बियर पीते हैं और पूड़ी खाते हैं। यह एक मजेदार रात थी जिसका वे दोनों इंतजार कर रहे थे। जब तक संजना जानती थी कि जब तक रोहित मुझे पूरी तरह से अपने वश में नहीं कर लेगा और मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाऊंगा, तब तक मैं उसे पूरा नहीं कर पाऊंगा। यदि रोहित उसके साथ होता। फिर संजना कुछ करने की कोशिश करती है तो वह उसे रोकता है और कहता है, भाई इतनी जल्दी क्या करने वाले हो? फिर रोहित हंसते हुए कहते हैं, कुछ नहीं, मैं स्वर्ग देखना चाहता हूँ। संजना मुस्कुराई, इतनी आसानी से स्वर्ग पहुँच गई? मैं तुम्हें चलने नहीं दूंगा, रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर सवाल पूछा जाए कि संजना तुम्हें ऐसा कैसे करने देगी? थोड़ा शरारती ने उत्तर दिया, और मुझे कुछ ऐसा उपहार दिया जो तुम मुझे नहीं दोगे। रोहित ने सोचा, ठीक है, मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो? संजना ने धीरे से कहा। कहने को ज्यादा कुछ नहीं, बस एक आईएफओ की जरूरत है।
यह सुनकर रोहित मुस्कुराए और बोले, यह सही है। यह सुनने के बाद संजना खुशी से उछल पड़ी। रोहित ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर अपनी उंगलियां फैला दी। उस रात संजना ने मुझे गोद में उठाया और रोहित के साथ खूब उत्पात मचाया। पूरी रात रोहित का पसीना नहीं सूख पाया और रोहित अभी संजना की उम्र का ही था। रोहित पूरी तरह संतुष्ट है। कभी माँ को तो कभी बेटी को। यह बात स्वर्ग भ्रमण के दौरान संजना को पता चली। वह अपनी माँ के साथ ऐसा करता है, लेकिन गायत्री को यह नहीं पता था कि उसकी बेटी रोहित भी किसी काम से इसमें शामिल हो जाती है। रोहित रात में वापस आता है और गायत्री को देता है। लक्ष्मी मेरे साथ सब कुछ करने लगी। किसी कारणवश प्रसाद का काम बंद हो गया और अपने घर चले जाना उसकी आदत बन गई। वह दूसरी चाबी हमेशा अपने पास रखते थे ताकि घर के लोग दरवाजा खोल सकें, और जब वह बेडरूम का दरवाजा खोले तो उन्हें कोई परेशानी न हो। जब आप अंदर जाते हैं तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोनों बेहद उत्साहित हैं कि उन्हें समझ नहीं आता कि जिस शयन कक्ष में कोई आया है वह अपनी पत्नी के बिना। वह निश्चित रूप से उस बॉस के साथ आनंद ले रहा था। यह देखकर लक्ष्मी प्रसाद गुस्सा हो जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। यह सुनकर दोनों एक साथ अलग हो जाते हैं और अपने कपड़े ढूंढने लगते हैं। प्रसाद ने रोहित का कॉलर पकड़ा और उसे हॉल की ओर ले गए। आता है और कहता है कि तुमने थाली में खाया और उसी में छेद कर दिया। तब रागा कहता है कि आज कुछ देर बाद यहाँ से चली जाओ। रोहित उससे न मिलने की धमकी देता है। मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। लक्ष्मी प्रसाद बिना किसी डर के मुझे जवाब देता है, मुझे नौकरी नहीं चाहिए, भूख से नहीं मरूंगा, और वहाँ से चला जाता है। यह बात रोहित संजना सुन रही होती है, लेकिन वह नीचे नहीं आता क्योंकि उसे समझ नहीं आता। यहाँ आज माँ को रंगे हाथों पकड़ लिया गया, जिसके बाद लक्ष्मी प्रसाद और उसकी पत्नी गायत्री सूर्यकांत के बीच जमकर मारपीट हुई। आप अभी भी मुझे शारीरिक सुख नहीं दे सकते और न ही मैं मेरी जरूरतें पूरी कर सकता हूँ। हम आपके साथ रात में हमेशा अधूरे रहेंगे। आप मुझे शारीरिक रूप से संतुष्ट करते हैं। आप जीवन में पैसा नहीं कमा सकते, या तो नहीं कमा सकते, या कोई विलासिता नहीं खरीद सकते। हाँ, अगर वह किसी और से मिलता है तो मुझे इतनी शर्मिंदगी क्यों नहीं महसूस करनी चाहिए। अपने पति लक्ष्मी प्रसाद को गायत्री पर गुस्सा आता है, जिसके बाद रोहित हाथ उठा देता है और आना जाना कुछ दिनों तक ऐसे ही बंद हो जाता है। लक्ष्मी की अचानक मौत हो जाती है। एक दिन अचानक प्रसाद पंखे से लटका हुआ पाया जाता है। पुलिस आत्महत्या का मामला दर्ज करती है, लेकिन संजना जो भी है वह अपने पिता से बिल्कुल अलग थी, उससे प्यार करता था। इस बात से वह बहुत दुखी थी। अब रोहित फिर से उसके घर आने जाने लगा है। एक दिन रोहित और गायत्री कविता सुनने के बाद एक दूसरे से बात करते हैं। आप समझ जाएंगे कि पिता ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उन्होंने अम्मू और रोहित को एक साथ मार डाला, और जैसे ही उन्हें पता चला कि यह आत्महत्या है वह पुलिस के पास गए और आखिरकार पुलिस ने कहानी बताई और गायत्री और रोहित को जेल ले गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी पर अपनी राय साझा करें। पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लिखें। कहानी पसंद आए तो वीडियो लाइक करें। हमारे नए वीडियो की सूचना पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन दबाएं। आप पर है।